नमस्कार। आज हम एक ऐसे शहर की बात करने जा रहे हैं जहां हवेलियां आज भी इतराती हैं। ये वो शहर है जहां कई सभ्यताएं बिखरी और फिर मुखर हो उठी। ये शहर सदियों का साक्षी है और आज की दुनिया में खुद ब खुद बोल रहा है, मैं जोधपुर हूँ। इस शहर और रेगिस्तान के अतीत की वो कहानी जो अपने आप में इतिहास है। पंद्रहवीं शताब्दी, मैदान से 125 मीटर की ऊंचाई, अनगिनत बुर्ज, 10 किलोमीटर ऊंची दीवारें, दुश्मनों को डराते हुए दरवाजे और आश्चर्यजनक महलों से सजा एक दुर्ग का दम। मैं जोधपुर हूं। तरफ रेत के टीले और दूर दूर तक इंसानों की कम तादाद वाला रेगिस्तान। कभी कभार अरब इलाके की तरफ से व्यापार के लिए आने वालों का काफिला जरूर नजर आता। फिर भी ये जमीन राजा और महाराजाओं की रियासत हुआ करती थी। मंडोर के 15वें शासक राव जोधा ने सन 1459 में जोधपुर के इस किले की नींव रखी, जिसे महाराजा जसवंत सिंह ने पूरा करवाया। ये दुर्ग ऊंचे बुर्जों के साथ तब से लेकर आज तक जोधपुर का सिरमौर है। जोधपुर की स्थापना राव जोधा जी ने 1459 में करवाई और आज हम जोधपुर का 557वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। जोधपुर अपने आप में एक बहुत सुंदर और ऐतिहासिक नगर है राजस्थान का। इसके विभिन्न रंग हैं, इसके विभिन्न रूप हैं। अपनायत और मीठी बोली के लिए विश्व में जाना जाता है। यहाँ तक मारवाड़ की राजधानी जोधपुर की रियासत ने भी पांव पसार लिए थे। बारिश के बिना सूखे ने यहाँ के लोगों की जिंदगी को मझधार में ला दिया। ऐसे में महाराज उम्मेद सिंह ने लोगों को रोजगार देने के लिए जोधपुर की छीतर की पहाड़ी पर उम्मेद भवन की नींव रखी। इस महल को बलुआ पत्थरों से तराशा गया। खास बात यह थी कि निर्माण के दौरान पत्थरों को लगाने में मसाले का इस्तेमाल नहीं किया गया। आज ये महल जोधपुर के इतिहास, कला और संस्कृति का अनुपम उदाहरण है। It was also not just the whims and fancies of my grandfather. He had built it because there was a need to provide labor. It was a labor employment generating project. 3,000 laborers worked for 13 years to complete the project. But at the same time, it is also a work of art, and it also met with the needs of the times, which was an official residence of a Maharaja in the British era. जोधपुर की रियासत में बाड़मेर,
पाली और जालोर का इलाका शामिल था। मुगलों ने भी इस रियासत में मनमानी करने की कोशिश की, लेकिन राजपूताना ने उन्हें मारवाड़ से खदेड़ दिया था और फिर आजादी की क्रांति के बाद रियासत के विलय का समय आ गया। ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी के वक्त जोधपुर की रियासत हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी रियासत थी। इस बीच मोहम्मद अली जिन्ना इस फिराक में थे कि जोधपुर और जैसलमेर पाकिस्तान का हिस्सा बने, लेकिन आज़ादी से 4 दिन पहले लंबी जद्दोजहद के बाद जोधपुर के तत्कालीन महाराजा ने हिंदुस्तान से विलय के कागजात पर दस्तखत कर दिए। जोधपुर 36,000 स्क्वायर किलोमीटर हवाई सेवा से जुड़ा हुआ, व्यापार में मजबूत रियासत, रजवाड़े की अलग से करेंसी और चाक चौबंद रियासत। ये रही जोधपुर रियासत, जो 36,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई थी। यहाँ का कारोबार अरब इलाकों से जुड़ा हुआ था और काफी उन्नत भी रहा। जोधपुर रियासत में खुद की करेंसी चलती थी और व्यवस्था के लिहाज से ये रजवाड़ा हिंदुस्तान में तीसरे पायदान पर था। यहाँ हिंदुस्तान ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हो रहा था और दूसरी तरफ हिंद पाक 2 मुल्क बनाने की बातें हो रही थी। जोधपुर रियासत को पाक में विलय को लेकर मोहम्मद अली जिन्ना काफी उतावले हो रहे थे, लेकिन अंत में जोधपुर और बाकी रही रियासतें भी आजाद हिंद का हिस्सा बन गईं। इस तरह ब्रिटिश सरकार गई और 556 रियासतों और रजवाड़ों के बंटवारे के बाद 2 मुल्क बने, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तलरिया मंगरिया ये मरु ये बैरा लरेरिया रे तलरिया मंगरिया ये दिया आज उसी जोधपुर की बात जो आजाद भारत में अपनी संस्कृति और लाजवाब जायके के लिए जाना जाता है। जोधपुर अब 557 साल का हो गया है। मैं जोधपुर हूँ। मेरे चाहने वालों ने मुझे तहजीब और शोहरत से नवाजा है। उम्र की दहलीज पर 557वीं पायदान पर जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे इस बात का फख्र होता है कि मुझे चाहने वालों ने और मुझे बसाने वाले बाशिंदों की रगों में आज भी मारवाड़ी अपनायत और संस्कृति का खून दौड़ रहा है। ये तस्वीरें खुद ब खुद बोल रही हैं। ये तस्वीरें जोधपुर के इतिहास और बदलते वक्त की गवाह हैं। अपने अतीत से लेकर वर्तमान तक की यादें इन तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। रजवाड़ों और रियासतों की राजनीति के वक्त ही जोधपुर आधुनिक शहर की तरफ आगे बढ़ गया, लेकिन शहर के अंदर का हिस्सा अपनी अलग पहचान के लिए जाना और पहचाना जाता है। नीले रंग के साथ चूने की पुताई से शहर की फिजा कुछ ऐसी बनी कि दुनिया इसे सन सिटी के साथ ब्लू सिटी भी कहने लगी।
रेगिस्तान की दहलीज पर बसे इस शहर में सूरज की किरणें सीधी आती हैं और इस कारण यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है। इस खूबसूरत शहर का नजारा यहाँ के मकानों पर नील और चूने की पुताई से और भी खूबसूरत हो जाता है। इतराते झरोखों में से बहने वाली हवाएं सूरज के तापमान को शीतल बना देती हैं। नीले शहर के इस घर में मीना और मीनाक्षी भरी दोपहरी में पकौड़े और छाछ की लस्सी बना रही है, जो यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। ब्लू कलर जो है वो चूने के अंदर मिक्स करके और घरों में पुताई की जाती है। और जहाँ देखा जाए कि 50 डिग्री टेम्परेचर पूरे देश में है, वहाँ लोग बाहर के मकानों में बहुत परेशान हो रहे हैं। जैसा कि मैं अभी किचन में काम कर रही थी, मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था कि मैं किचन में काम कर रही हूँ। इतने डिग्री टेम्परेचर में आप किचन में जाते हुए घबराते हैं। लेकिन ये ब्लू कलर का जो टेम्परेचर है, इसमें एक ऐसी चीज़ होती है जो सूरज की किरणों को पास नहीं आने देती है और उसको बचा के रखती है। झरोखेदार मकान और तंग गलियां इस शहर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तेज धूप में शीतलता को लेकर विज्ञान की तहकीकात चूने और नील की पुताई के नुस्खे पर सहमत है कि इस वजह से यहाँ के मकान ठंडे रहते हैं। जो चूने से मकान बनते हैं तो चूने को पहले 7 दिन तक पानी के अंदर भिगोया जाता है। उस भिगोने के बाद उसकी स्लरी बनती है। तो जो 7 दिन तक चूना पानी में मिला रहता है, जिस वजह से जो हीट एब्जॉर्प्शन और हीट जो निकालने वाली प्रोसेस है, जिसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन उस 7 डेज में कंप्लीट हो जाती है। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो उसमें किसी तरह की हीट नहीं रहती है और वो हीट को ऑब्जॉर्ब नहीं करके हीट को वापस डाल देता है। दूसरा, उसमें जैसे अपन ब्लू कलर मिलाते हैं तो ब्लू कलर जो लाइट कलर है वो भी क्या है कि हीट को ऑब्जॉर्ब नहीं करता है। इस वजह से चूने के बने हुए मकान ठंडे रहते हैं। हमारे यहाँ जोधपुर में ब्लू कलर की पुताई की जाती है, जिसकी वजह से जिसमें नील मिलाई जाती है। इसकी वजह से धूप की जो तेज़ किरणें हैं वो घर के अंदर तक नहीं आ पाती हैं और ठंडक रहता है, घर ठंडा रहता है। और इसी की वजह से जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं। और आज की तारीख में नीला रंग इस शहर की परंपरा बन गई है। सर्दी और गर्मी के अलावा बारिश के दिनों में आसमान भी रंग बदलता है, लेकिन यह शहर एक ही रंग में रहता है। और बदलते आसमानी रंग जोधपुर की छटा में और भी निखार ला देते हैं। अब जरा संभलिएगा, हम आपको जोधपुर के स्वाद से रूबरू करवाने जा रहे हैं। खाने के मामले में जोधपुर कुछ खास है। इस शहर के चर्चे हों और मिर्ची बड़े का जिक्र ना हो, भला ये कैसे हो सकता है। जोधपुर का जायका मिर्च बड़े में है। खौलते तेल में मसाले से लिपटी मिर्ची और उस पर चढ़े बेसन का बना मिर्ची बड़ा जुबान को चटोरा बना देता है। पत्थरों के शहर में मिर्च बड़े का जायका आपको भी दीवाना बना देता है और यही वजह है कि देश और दुनिया के हर कोने में जोधपुर का मिर्च बड़ा पसंद किया जाता है। आखिर क्या जादू करते हैं आप मिर्ची बड़े में? जादू कुछ नहीं है, ये सब प्योरिटी है। मसाला सब घर पे पीसते हैं, चने की दाल ला के बेसन बनाते हैं घर पे। मिर्ची के लोग से खौफ खाते हैं, लेकिन जोधपुर का मिर्ची बड़ा इतना पसंद क्यों करते हैं लोग? मिर्ची का ये, बाकी सब लोग जोधपुर में क्या है, मिर्ची के ऊपर मसाला भरते हैं। हम मिर्ची चीर के मसाला भरते हैं। उससे क्या खटाई से मिर्ची का जो तेज होती है उससे थोड़ा खटाई खींच लेती है, उससे कमज़ोर हो जाती है। उसके बाद में पतला बेसन होता है, उससे क्या मिर्ची पूरी सिक जाती है। इससे लगता है कि चौधरी साहब बॉईल करते हैं मिर्ची। हम बॉईल कभी नहीं करते हैं, फिर भी ऑटोमेटिक बॉईल हो जाती है। ठीक यही हाल यहाँ की मावे की कचौरी, गुलाब जामुन और कई तरह के व्यंजनों का है। अगर आप किसी के यहाँ मेहमान बनकर गए तो फिर देखिए आपके सामने इन व्यंजनों को कैसे परोसा जाता है। जोधपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आबो हवा के साथ में खान पान सबसे बड़ी चीज़ है। यहाँ का शुद्ध खान पान और खान पान के साथ में आत्मीयता, वो बड़ी चीज़ है।
पत्थरों के साए में खूबसूरत जोधपुर की कल्पना किसी सपने की तरह है। ये वो शहर है जहां का पत्थर भी ब्रिटेन तक पसंद किया गया और आज देश ही नहीं सरहद पार भी जोधपुर के पत्थर का कोई मुकाबला नहीं है। जोधपुर का कलात्मक उम्मेद भवन दुनिया की बेहतरीन कारीगरी की फहरिस्त में शुमार है। ये वो पत्थर है जो खदानों से निकलकर इन महलों की खूबसूरती को बढ़ा रहा है। जोधपुर शहर का इतिहास काफ़ी पुराना है। इस वक्त मैं जोधपुर के सूरसागर खानियों में खड़ा हूँ। यहाँ पे पत्थर की खदानें हैं और इस पत्थर के बारे में ज़्यादा मैं क्या कहूँ, दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे ये पत्थर नहीं गया हो। कराची का रेलवे स्टेशन है, हालांकि पाकिस्तान अब बना है, लेकिन कराची का रेलवे स्टेशन है वो इसी पत्थर से बना हुआ है। ब्रिटिश हुकूमत में अगर बात करें तो यहाँ से 7 समंदर पार करके भी जोधपुर स्टोन को वहाँ ले जाया गया था और इस पत्थर के ज़र्रे ज़र्रे में इंसानियत यहाँ बसती है। इस वक्त मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे साथ में अमजद भाई है जो पत्थर के कारोबारी है और यहाँ का जो पत्थर है वो विदेशों में बेचते हैं। अमजद भाई, मुझे ये बताएं कि जोधपुरी पत्थर के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, जोधपुर का पत्थर तो ब्रिटिश काल से ही काफ़ी फेमस पत्थर है और हमारे इस पत्थर से उम्मेद पैलेस बना हुआ है, अपना यहाँ जो किला बना हुआ है जोधपुर का, जसवंत थड़ा और क्लॉक टावर, मंडोर, काफ़ी ऐसे हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। अभी हम लोग स्वामीनारायण मंदिर अक्षरधाम न्यू जर्सी का में भेज रहे हैं ये पत्थर अमेरिका में। हल्के गुलाबी रंग की छटा बिखेरते छीतर के शहर जोधपुर में रंग भी बेहतरीन अदा से इतराते हैं। वीरता की निशानी और शौर्य का प्रतीक जोधपुरी साफा यहाँ की शान में शुमार है। जोधपुरी साफा पूरे हिंदुस्तान का मान सम्मान का प्रतीक है और साफा एक ऐसी वस्तु है जो जन्म, मरण, परण सभी जगह अपने हिंदू शास्त्रों में अनिवार्य है। और दूसरा, जो पाश्चात्य संस्कृति पिछले लंबे समय से हमारे पर बहुत हावी थी, तब हमारे एक मन में विचार आया भी क्यों नहीं हमारी संस्कृति को आम आदमी तक पहुंचाया जाए। पहले लोग पहनने के इच्छुक पहले भी थे, लेकिन पहले इजी अवेलेबल नहीं था, बांधने वाले लोग बहुत कम थे और हमने पिछले 15-20 साल ही काम स्टार्ट किया। लोगों को, काफ़ी लोगों को सिखाया, 700-800 बच्चों को सिखाया। वो बच्चे कोई व्यवसाय के रूप में बांध रहे, कोई शौक के तौर पे बांध रहे। कहते हैं रेगिस्तान ने औरतों को खूबसूरती से नवाजा और कुदरत ने यहाँ उससे भी ज्यादा खूबसूरत रंग दे दिए हैं। यहाँ के कपड़ों पर सोने चांदी की कारीगरी औरतों का खास गहना है। जितना खूबसूरत रेगिस्तान उतना ही खूबसूरत यहाँ का पहनावा। औरतें यहाँ पे जो ओढ़नी ओढ़ती है, जो कपड़े पहनते हैं यहाँ पे इतने खूबसूरत होते हैं। आपके सामने ये जितने आप कपड़े देख रहे हैं, इनके ऊपर सोने और चांदी इनका यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है बहुत ही खूबसूरत बना रहा है इन कपड़ों को। आप जो बता रहे हैं कितने साल पुराने, कितने साल पहले हम सोने चांदी का इस्तेमाल करते थे कपड़ों में? ये सोने चांदी का इस्तेमाल तो हज़ारों सालों से हो रहा है हुक्म, बट ये हम जिनसे लेते हैं वो हमको 50 ईयर्स, 100 ईयर्स, 150 ईयर्स तक के भी कपड़े देते हैं हमको। बस उसका वर्क, ये क्लॉथ मटेरियल ख़राब हो जाता है, ये चीज़ जो इसका सिल्वर और गोल्ड है वो ख़राब नहीं होता। अब इसमें से कटिंग करके प्योर सिल्क सोमा सैटिन पे इसको ट्रेस किया हुआ है। ये ऐसी चीज़ है कि अपनी जनरेशन टू जनरेशन ये आगे बढ़ती रहती है, मतलब अपन उनको गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं, तो ये इसीलिए वैल्यूएबल है। चटकदार रंग कुदरत का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आते हैं। रेत के समंदर में ये रंग यहाँ संस्कृति की सुंदरता को साकार करते हैं। ये शहर किस्मत का धनी है। यहाँ के लोग कुदरत पर भरोसा करते हैं। आस्था की देवी माँ चामुंडा जोधपुर की रक्षा करती हैं। कहते हैं दुश्मन यहाँ बाल भी बांका नहीं कर सकता। माँ चामुंडा जोधपुर की रक्षक हैं। मान्यता है कि माँ जोधपुर रियासत कालीन चामुंडा गांव के मंदिर से लौ के रूप में आकर जोधपुर के इस किले में स्थापित हुई। विज्ञान की अपनी अलग परिभाषा है, लेकिन 556 साल पहले जब जोधपुर किले की स्थापना हुई थी, उस वक्त जोधपुर के से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर चामुंडा गांव में देवी का मंदिर है। कहा जाता है वहां से चामुंडा माँ लौ के रूप में
राजा जी की जो सेवा थी माता के प्रति उससे प्रसन्न हुए और उसके बाद में 40 किलोमीटर से लौ के रूप में देवी यहाँ पे आके विराजमान हुए थे। उसके बाद में जोधपुर किले में इस मंदिर की स्थापना हुई थी और आज भी ये मान्यता है ये देवी देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। कहते हैं आजादी के बाद रियासतें राजस्थान में तब्दील हो गईं और उसके बाद पाकिस्तान ने जोधपुर पर बम गिराने की गुस्ताखी की थी, लेकिन मां ने नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। माता जी की वजह से जोधपुर सुरक्षित है और 1965 की लड़ाई में, 71 लड़ाई में जब पाकिस्तान ने बम फेंके थे उस वक्त मां ने रक्षा की थी छील के रूप में। अगर एक बम फटाता वो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ जोधपुर में, बाकी जोधपुर सुरक्षित रहा पूर्ण रूप से। आज जोधपुर 557 साल का होने जा रहा है, लेकिन इसके वैभव में कहीं कोई आंच नहीं आई। यहाँ सीना ताने तोपें वक्त की गवाही दे रही हैं और बता रही हैं कि ये शौर्य और बलिदान की नगरी सूर्य नगरी है। कभी कभी मैं खुद से बातें करता हूँ और कहता भी हूँ, जिनकी शख्सियतों को कभी मिटाया नहीं जा सकता, जिनकी यादों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मेरे दिल की दास्तान भी कुछ ऐसी है जिसे जुबान से बताया नहीं जा सकता, क्योंकि मैं खुद एक सोच हूँ, मैं एक एहसास हूँ, मैं इतिहास हूँ। मेहरानगढ़ के अतीत के पन्ने इतिहास के गवाह हैं और कहते हैं वक्त बदल गया, रियासतें वीरान हो गईं, लेकिन जोधपुर अपने आप में इतिहास है। ये अतीत और आज की बात है। जोधपुर आज भी ऐतिहासिक दस्तावेज है। हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।